हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी सर फ्रॉम GMS समीसर कोचिंग सेंटर। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा बीता है ना। उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम इस 2024 में बहुत अच्छा बीता होगा। आज हम लोग नया बैच 2025 के लिए स्टार्ट करेंगे हिंदी। और हिंदी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बातचीत पाठ। और बातचीत ये पहला लेसन है, ठीक है। हिंदी आपका जो दिगंत किताब है, ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन छात्रों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए हिंदी और इंग्लिश एक ही होता है, ठीक है। तो आर्ट्स का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, हिंदी एक ही पढ़ना रहता है, ठीक। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो उन सभी छात्रों के लिए जो हिंदी लिए हुए हैं 10+2 इंटरमीडिएट के लिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 1 यानी पार्ट 1 बातचीत पाठ है। यानी कि आपके हिंदी दिगंत का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, बातचीत है। और बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो ये बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के बारे में लिखे हैं। बातचीत क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, जो कि यूरोप वासियों के लिए जगत प्रसिद्ध जो होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यूरोप के लोगों में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि बातचीत क्या होता है, बातचीत किस प्रकार किया जाना चाहिए, बातचीत है क्या, है ना। तो इस बातचीत के क्रम में ये बालकृष्ण भट्ट वाक शक्ति के बारे में बता रहे हैं, यानी कि बोलने की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट के बारे में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में जब पढ़ लेंगे उसके बाद इसके बालकृष्ण भट्ट का जो लिखा हुआ बातचीत पाठ है, तब इस बातचीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना दोनों जगह से देता है, जो लेसन है उसमें से भी मिक्स कर देगा, यानी कि उसमें से भी ऑब्जेक्टिव निकाल कर दे सकता है। और बालकृष्ण भट्ट के बारे में, इनके जीवनी के बारे में पढ़ना है और इसमें से ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है, 23 जून 1844, 23 जून 1844, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, 20 जुलाई 1914, ठीक है। उसके बाद निवास स्थान इनका जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यानी कि ये जहाँ निवास कर रहे थे, यानी कि रह रहे थे, तो उस जगह का नाम क्या है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद इनकी माता का नाम जो है पार्वती देवी था। क्या था, पार्वती देवी, ठीक है। उसके बाद पिता एक व्यापारी, यानी कि इनके पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। यानी कि इनकी माता जो है बहुत ही अच्छे व्यवहार की थी। सुसंस्कृत महिला यानी कि जो संस्कृति के आधार पर चलने वाली महिला जो होती है। उसके बाद प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा संस्कृत से हुई थी। पूछ सकता है प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा किससे हुई थी, तो किससे हुई थी, संस्कृत से। दिख रहा है ना। अच्छा, उसके बाद है 1869 से 1887 तक। कब से कब तक, 1869 से 1887 तक के, ठीक है। प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किया था। कहाँ अध्ययन किए थे, प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद गृह कलह का सामना किया। यानी कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो घर की जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थे, तो उन समस्याओं यानी कि उन कलह का सामना किनको करना पड़ा, बालकृष्ण भट्ट को करना पड़ा। कब, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तब। ऐसे भी जब पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है तो गृह कलह का सामना बढ़ ही जाता है ना। अनेक प्रकार के सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे में इंसान को थोड़ा सा धैर्य ही रखना आवश्यक होता है। जैसे कि ये धैर्य रखे, सामना तो किए, कलह इनके जीवन बहुत सारा हुआ, लेकिन ये सभी को झेलते हुए आगे निरंतर बढ़ते गए, है ना। उसके बाद से करा है
1877 में हिंदी प्रदीप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1877 में, कब? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। कब? 1877 में। और ये 33 वर्ष तक इस पे काम किए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये किसने किया? बालकृष्ण भट्ट। और इस पे इन्होंने कितने वर्ष तक काम किया? 33 वर्ष तक। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद उपन्यास। अब देखिए ये तो इनके बारे में हो गई, ठीक। और उसके बाद कुछ उपन्यास जो लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, जैसे रहस्य कथा, इसको याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है रहस्य कथा किसकी उपन्यास है, ठीक है। तो रहस्य कथा किसकी है? इसी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट। तो इनका उपन्यास देखिए, ये सारा चीज उपन्यास है इनका, ठीक है। उपन्यास में क्या क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये इनकी क्या है? ये इनकी उपन्यास है, ठीक है, नोवेल है। अच्छा, ये नोवेल का नाम हो गया। उसके बाद इनकी नाटक। ये नाटक क्या क्या लिखे? नाटक समझते हैं ना, जो मंच वगैरह पे नाटक खेला जाता है ना। तो नाटक इनका प्रोग्राम जो था, ये क्या क्या लिखे थे? पद्मावती लिखे थे, बेड़ी संहार लिखे थे, शिशुपाल वध लिखे थे, शिक्षादान लिखे थे, सीता वनवास लिखे थे, पतित पंचम लिखे थे, मेघनाथ वध लिखे थे, बृहनल्ला लिखे थे, भारतवर्ष और कली, ठीक है, 2 दूरदेशी। उसके बाद है एक रोगी और एक वैद। उसके बाद रेल का विकट खेल। उसके बाद बाल विवाह। उसके बाद लगभग 1000 क्या बाल विवाह, है ना। उसके बाद ये लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितना लिखे हैं? लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखा है। भट्ट निबंधमाला इसकी प्रमुख रचना है। यानी कि कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट की सबसे प्रमुख रचना कौन है? इसको याद कर लीजिएगा, भट्ट निबंधमाला। ये भट्ट जो है निबंधमाला इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब इसमें आपको करना क्या है कि ये जो रेड कलर का दिखाया गया है, जो कलर किया गया है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप हर हालत में इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट है जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आपको प्रत्येक चैप्टर बारी बारी से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आपकी कोर्स समय से पहले कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। 2025 में आप बढ़िया से एग्जाम दे सकते हैं और टॉप नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो अब इनकी उपन्यास जो है, नाटक है ना। अब इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो कि आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से निकाला हुआ ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर से कुछ निकाला हुआ ऑब्जेक्टिव है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पहले इस ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर करा देना है, उसके बाद से इसके बाद इसका सब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको फायदा क्या होगा कि पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, तो उसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव डबल आपको मिल जाएगा, डबल फायदा होगा, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्या रहेगा, सेव रहेगा, और जब कहानी पढ़िएगा तो और इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि आपको पहले से कुछ ना कुछ पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव पहले आप देख लीजिए, और उसके बाद इसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा बातचीत। सबसे पहला प्रश्न ये है कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और ये निबंध है, क्या है ये बातचीत पर क्या है? निबंध है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन 21 जून 1944, 23 जून 1944, 22 जून 1944। तो आंसर क्या होगा? 23 जून 1844। देख रहे हैं, ऑप्शन के साथ है, रेड कलर में आपका आंसर लगाया हुआ है, यानी कि मार्क किया गया है। बस ऐसे ही आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिए, आपका 100% तैयारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय की पढ़ाई किए थे? संस्कृत की पढ़ाई किए थे। किस विषय की पढ़ाई किए थे? संस्कृत के। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का वर्षों तक संपादन किए थे? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का वर्षों तक संपादन किए थे? अभी पढ़ाया है थोड़ा देर पहले,
जो बुक का जो हेडिंग था, है ना, बातचीत पाठ का, वो सारा का सारा आपको किताब में मिल जाएगा। ठीक है, किताब का ही वो चीज सारा चीज लिखा हुआ है जो इसके पहले आपको समझा गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का वर्षों तक संपादन किए थे? हिंदी प्रदीप। ठीक है, उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का, सॉरी, भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बदलाना चाहते हैं? यानी कि बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत के माध्यम से लेखक इसमें ये बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए और बातचीत की शैली से क्या फायदा है। ठीक है, इस बातचीत के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। कब? जब इसका सारांश पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद लिखा हुआ है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन विद्या है? निबंध से लिया गया है। उसके बाद हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन कब और कितने वर्ष तक किए गए थे? तो 1877 में किए गए थे और कितने? 33 वर्ष किए गए थे। ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा? तो बालकृष्ण को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा? रामचंद्र शुक्ला। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? यानी क्या थे? ये निबंधकार थे। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो क्या है? भट्ट निबंध माला। यानी कि इनके अभी थोड़ा देर पहले आप जो पढ़े हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के सबसे बड़ा संग्रह जो है उस संग्रह का नाम भट्ट निबंध माला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी है। बालकृष्ण किस युग के थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। ठीक है, उसके बाद है ईश्वर का कौन सा वरदान बातचीत लेख का विषय है? ईश्वर का कौन सा वरदान, यानी इसमें कौन सा ऐसा वरदान के बारे में दिया गया है जो कि इस बातचीत जो पाठ है उसका विषय वस्तु है? तो वाक शक्ति है। वाक शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने की कला को कहते हैं, बोलने की शक्ति को कहते हैं वाक शक्ति। यानी कि अगर भगवान हमको वाक शक्ति न देंगे तो फिर हम लोग कैसे बोलेंगे? अगर किसी भी इंसान के बोलने की जो अंदर से शक्ति होती है अगर वो नहीं रहे तो इंसान नहीं बोल सकता है। यानी कि भगवान हमको जो वरदान दिया ना, उन सबसे प्रमुख वरदान क्या है? वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति जो है। आज हमारे पास बोलने की कला है, बोलने की शक्ति है, तो हमारे साथ दुनिया है। अगर बोलना बंद कर देंगे तो दुनिया साथ नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम अपनी सुख दुख, अपनी हर चीज बोलने के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं या किसी को सुनाने का प्रयास करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है कह करके उसको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनके पास वाक शक्ति नहीं होता है उनके लिए सोचिए कितना प्रॉब्लम होता होगा। उनके लिए सृष्टि गूंगी है, यानी कि जो नहीं बोल सकते हैं उनके लिए सृष्टि क्या है? गूंगी है, क्योंकि वो चाह कर भी अपनी सुख दुख एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, है ना। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि इसमें जो बातचीत की जो शैली किस तरह से है और इसमें जो जो विषय है, जिस विषय के बारे में लिखा गया है वो किस विषय के बारे में लिखा गया है? वाक शक्ति, यानी कि बोलने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में लिखा गया। ठीक है, और इसमें यूरोप वासियों का जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, जो बात करने के तरीके होते हैं, उनके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है किसने कहा बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन। इसमें दो वैज्ञानिक आपको मिलेंगे जो कि बेन जॉनसन और एडिसन, दो मिलेंगे आपको ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस चीज पे विचार किया, इस चीज पे अपना मंथन किया, है ना। तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इनका भी कहना सही है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमारी मेरिट डिमेरिट कैसे पता चलेगी? अगर दो फ्रेंड हैं, फ्रेंडशिप हो गई, बातचीत शुरू हो गई, तो बातचीत के क्रम में धीरे 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 धीरे, पहले तो नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे 2 महीने 4 महीने 6 महीने जैसे जैसे बात करते हैं, प्रतिदिन अगर बात करते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा समय आता है कि एक दूसरे की कमी को लोग जान जाते हैं कि ये इसमें ये डिमेरिट है, ये इसका ये आदत ये बहुत खराब है। तो क्यों क्यों जान जाते हैं? क्योंकि बोलने से, बात करने से। अगर इंसान बात करना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, तो उनके अंदर की क्या मेरिट डिमेरिट है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इनका भी कहना सही है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उसके बाद है किसके मत के अनुसार असली बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है? अब किसने कहा कि असली बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, 2 से अधिक में नहीं?
ये कह रहे हैं एडिसन। एडिसन जो व्यक्ति हैं, ये इनके कहने का मतलब है कि सिर्फ दो व्यक्ति में ही असली में बातचीत हो सकती है, यानी कि दो व्यक्ति ही जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रियलिटी में बात कर सकते हैं, दिल की हाल बताते हैं, एकदम सच्चाई बात करते हैं। लेकिन दो से अधिक जैसे होते हैं ये त्रिकोण बन जाते हैं, कभी वो कभी वो कभी वो, ये बातचीत अच्छा से नहीं हो पाता है। लेकिन दो व्यक्ति होते हैं पूरा दिल खोल के रख देते हैं, जितना दुखम सुखम होता है सब बतिया लेते हैं। लेकिन जैसे तीसरका की एंट्री होती है त्रिकोण बन जाता है, तो बात धीरे धीरे क्या होता है, बात की धारा बदल दी जाती है। यानी कि तीसरका को मैंने इंसान प्रयास करता है कि हम तक ही रहे, यानी हम आपसे कह रहे हैं, आपके साथ अगर सुख दुख हम बांट रहे हैं तो आप तक ही रहें, दूसरे तक न पहुंचे, यानी तीसरे तक न पहुंचे। ठीक, इसलिए बातचीत की धारा क्या की जाती है, बदल दी जाती है, दिल के हाल वहां से स्टॉप कर दिया जाता है, यानी कि बताना बंद कर दिया जाता है। अब जब चौथे की एंट्री होती है तो राम रमोल हो जाती है, कभी वो कहेगा कभी वो कहेगा कभी वो कहेगा कभी वो कहेगा, किसी किसी का कोई नहीं सुनेगा, बस सब अपना अपना कहने के चक्कर में रहेंगे। देखते हैं ना कभी क्या होता है, अधिक इंसान जब हो जाते हैं, मैंने कहने का मतलब है कि जब ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई सुनने का नाम ही नहीं लेता है, सब कोई अपने अपने सुनाने के चक्कर में होता है ना। तो असली बातचीत कब होती है, दो व्यक्ति होते हैं। उसके बाद कह रहा है कैसी बातचीत राम रमोगल कहलाएगी। राम रमोगल मतलब बिना मतलब की बात, जब चार से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो बात बेतुकी की हो जाती है, कौन उसका मकसद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस लोगों के परस्पर बात करने की कला है, किस लोगों की, यूरोप वासियों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, यूरोप का जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत करने की शैली होता है, वो जगत प्रसिद्ध होता है, यानी कि क्या होता है, सबसे हटकर अलग होता है। ठीक है, बोलने की कला ही सबसे बड़ी मायने रखती है। अगर आपके पास बोलने की कला है तो दुनिया का दिल आप जीत लेंगे, सभी लोग आपके साथ रहेंगे, लाइक करेंगे। लेकिन बोलने की कला नहीं है, लोग आकर भी भाग जाएंगे। ठीक है, बोलना सीखिए। उसके बाद कह रहा है दो बूढ़ों की बातचीत का विषय क्या होता है। इसमें बातचीत के क्रम में ये भी बताया गया है कि दो बूढ़े लोग जहाँ पे होते हैं उनकी बातचीत करने का क्रम क्या होता है, यानी कि विषय क्या होता है, किस विषय पे ज्यादा बात करते हैं, तो जमाने की शिकायत। बूढ़े लोग जो वहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं, अगर दो बूढ़े लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो क्या करेंगे, वो है ना फलानवा का लड़का बहुत बिगड़ गया है ना, मोटरसाइकिल चलाता है, जब ऐंठ के चलाता है, तो वो ये कहेंगे हमारे जमाने में सब कुछ नहीं था, इतना डीलिंग पैदरा नहीं था, आज देखो ना, देखो 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 कैसे चला रहा है। वो अपने जमाने की बात करना शुरू कर देते हैं। समय के अनुसार से हर चीज बदलता है, हर इंसान को इसी रास्ते से गुजरना होता है, हर इंसान को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। सब कोई अपने अपने अनुसार, अपने अपने सोच के अनुसार काम करता है। बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर यही हम लोग के क्या होता है, फीलिंग बढ़ जाती है, जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हम लोग क्या स्थिर हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और दूसरे की कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। तो दो जहाँ पे बूढ़े लोग होते हैं वहाँ पे क्या होती है, जमाने की शिकायत करते हैं। ठीक है, और जो भी देख रहे होंगे इस तरह के, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये जनरली चीज होती है ना, ये होता ही है, रियलिटी है कि उसकी शिकायत करना लाजमी है ना। उसके बाद कह रहा है दो बूढ़ियों की बातचीत का विषय क्या होता है। आप देखिए, बूढ़े लोग तो हो गया, जमाने की शिकायत करते हैं, एक दूसरे की कमी को देखते हैं लेकिन कोई भी इंसान अपनी कमी को देखने का नाम नहीं लेता है, यानी कि अपनी कमी को दिखाने का प्रयास नहीं करता, बस सिर्फ दूसरे की कमी को ही झांकने में लगे रहते हैं। दो बुढ़ियों का बातचीत का आम विषय क्या होता है, तो इनकी जो विषय होता है बहू बेटी की शिकायत। जैसे ही एज काफ़ी हो गया, काम धाम बंद हो गया, घर पे रह रहे हैं, उधर से पड़ोसी आ जाएगी बुढ़िया, उधर से पड़ोसी बुढ़िया आ जाएगी, अब दोनों बुढ़िया आपस में बातचीत करेंगी, तुम्हारी बहू कैसी है, उसकी बहू कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, यानी कहने का मतलब कि बस अपना सारा चीज़ बंद कर देंगे और बहू बेटी के बारे में शुरू कर देंगे। और आजकल तो जन्मे करते हैं, सास बहू में कैसे चल रहा है सबको पता है। वो शिकायत करेगी
किसकी? अपना पतोह की। जब उसकी पतोह हो जाएगी, वो भी कभी सास बनेगी, तो फिर वो अपना पतोह की शिकायत करेगी। ऐसे ज़माना चल रहा है, किसी किसी को छोड़ने वाला नहीं है, हर इंसान एक दूसरे का शिकायत कर ही के जाता है। चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा नहीं इस पे, नहीं तो कितना लोग गुस्सा हो जाएंगे ना। गुस्सा नहीं ना आ रहा है जी सबकी। क्या होता है, समय सबको वहां तक खींच कर लेके चला जाता है। यानी कहने का मतलब कि अपना समय जो निकल जाता है, यानी कि यंग से आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो अपना समय नहीं दिखता है ना। बस दूसरे को हम लोग देखने में लग जाते हैं। उसके बाद क्या रहा है?